हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है हमारा भारतीय इतिहास। तो हम इससे पहले बात कर चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पे। साथ में हमने देखा कि विश्व भूगोल और इसके अलावा अर्थव्यवस्था। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास का ये हमारा आज पहला वीडियो है और जिसमें हमने इसका परिचय को थोड़ा बेसिक से हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत हम इसके प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल को देखेंगे। और साथ में इसमें हम जो प्रागैतिहासिक काल है जो उसको हम डीपली यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास का जो है मतलब समझ लेते हैं, यानी इतिहास का क्या मतलब होता है उसको जान लेते हैं। जैसा कि इति को अगर हम इस इतिहास को अगर हम संधि विच्छेद करें इसका इति धन ह धन आस, तो ये इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है कि इति धन ह धन आस। तो इति का मतलब होता है इस प्रकार से, और ह का मतलब होता है वास्तव में, और आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास का जो पूरा मतलब बन जाता है वो बनता है कि इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास का क्या मतलब है कि इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास का ये मतलब होता है। तो इसी को हम जो इतिहास है इसके अंतर्गत हम जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसके जो इतिहास के स्रोत जो होते हैं जानने के, उसमें हम एक तो पुरातात्विक साक्ष्य लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ साहित्यिक साक्ष्य लेते हैं। साथ में हम देखते हैं कि जो विदेशी यात्रा वृत्तांत होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास को, ये इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल से हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो इस जो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में हम अध्ययन करते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक है, इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक काल है। तो सबसे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको वह काल माना जाता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसके हमारे पास क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी ये लिखित रूप में नहीं है। इसको हम अलिखित रूप में, जैसे कि इसमें पत्थरों का अध्ययन किया जाता है, कुछ गुफाओं का अध्ययन किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत हम देखते हैं। आगे समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा आता है इसमें आद्य ऐतिहासिक। तो दूसरा भाग कौन सा है इतिहास का, आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी उसमें हम इसको इसको विभाजित करते हैं या इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं पर पढ़ा नहीं जा सका है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल इस किस टाइप का काल है जिसको लिखित साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध है, पर उन लिखित साक्ष्यों को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इस टाइप की लिपि लिखी गई है जिसको कोई पहचान नहीं पाया है, जिसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो जैसे कि इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लास्ट जो हमारा आता है तीसरे नंबर पर, तीसरा भाग वो आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल ऐसा काल है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है हमारे पास, और साथ में इन लिखित जो साक्ष्य है इनको पढ़ भी लिया गया है हमारे द्वारा। तो ये तीन प्रकार से हम इतिहास को तीन भागों में विभाजित करते हैं और इन तीन भागों को अलग अलग रूप से हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम सीधे कह सकते हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, और हम क्या किसका अध्ययन करते हैं, इसमें गुफा हो गया, इसके अलावा पत्थरों का अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है पर पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी की लिपि है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें हम क्या है, हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और साथ में हमने उनको पढ़ भी लिया है। आगे हम आज हम यहाँ पे केवल प्राग ऐतिहासिक काल को समझेंगे, यानी जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। और ये पूरा प्राग ऐतिहासिक काल को हमने यहाँ पे क्या किया है, विस्तृत रूप से इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। यानी पाषाण का क्या मतलब होता है, पत्थर से संबंधित है, जिसमें हम पत्थरों का अध्ययन करते हैं, या इसके अलावा पत्थर से बनी हुई जिन कुछ हमको औजार मिलते हैं उन औजारों का अध्ययन करते हैं। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें पत्थरों से संबंधित ही अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, या इसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो इस काल का उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है उनका नाम क्या है, डॉक्टर प्राइम रोज। तो डॉक्टर प्राइम रोज है, ये इस प्रागैतिहासिक काल को क्या करते हैं, उद्घाटित करते हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि जो ये डॉक्टर प्राइम रोज है इनने क्या किया, इस प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के कुछ इनको उपकरण या औजार मिले और उनका अध्ययन करा। उन्होंने इसके अध्ययन करके इसके बारे में क्या किया, लोगों को बताया। तो तभी इनको हम कहते हैं कि इनको उद्घाटित करने का श्रेय जाता है, यानी डॉक्टर प्राइम रोज को। आगे 1842 में क्या होता है कि 1842 में कर्नाटक का एक जिला है रायचूर, और रायचूर में क्या है, लिंग सुगर नामक एक जगह है। वहाँ पे क्या होता है, सर्वप्रथम क्या मिलते हैं हमको, पाषाणकालीन औजार मिलते हैं। यानी इस प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के हमको क्या मिलते हैं, कुछ औजार मिलते हैं। कहाँ से,
ये कर्नाटक का एक जिला है रायचूर, और रायचूर में भी एक नाम है उस जगह का लिंग सुगर। तो इस लिंग सुगर नाम से क्या मिलते हैं हमें, कुछ पाषाणकालीन औजार मिलते हैं, और ये कब मिलते हैं, 1842 में मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे औजारों की बनावट, यानी जब पत्थर के जो औजार हमको मिलते हैं, उन औजारों की जो बनावट है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इस पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। यानी औजारों की बनावट के आधार पर इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि पत्थर के फलक, यानी पत्थर से बने हुए कुछ काटने वाली चीज़ें जिनको हम फलक कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ छुरे मिलते हैं हमको, इसके अलावा कुछ तीर मिलते हैं। यानी हमको ये पत्थर से बने हुए कुछ फलक, कुछ काटने की चीज़ है। इसके अलावा छुरे यानी ये भी काटने की चीज़ है, और उसके अलावा तीर, यानी तीर जैसे कोई धनुष में हम यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से पत्थर का बना हुआ तीर मिलता है। इनका ही अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हम इस पाषाण काल के अंतर्गत करते हैं। और साथ में औजारों की जो बनावट के आधार पर यहाँ पर पाषाण काल का विभाजन भी हम करते हैं। एक तो हम औजारों की बनावट के आधार पर इस काल को हम क्या कह रहे हैं, पाषाण काल कह रहे हैं, और साथ में हम औजारों की बनावट के आधार पर इस पाषाण काल का हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। अब पाषाण काल का औजारों के आधार पर हम क्या विभाजन करते हैं, इसमें एक तो पुरापाषाण काल, यानी सबसे पुराने वाले काल को हम पुरापाषाण काल के अंतर्गत रख देते हैं। उसके बाद से जो आता है उसको मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें हम अन्य प्रकार के औजारों को देखेंगे, जैसे जिस प्रकार के औजार हमको इस पुरापाषाण में मिलेंगे उससे थोड़ा चेंजेस हो गए, कुछ डेवलपमेंट हो गए उन औजारों को हम आगे इस मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा आता है हमारा इसमें नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हम औजारों को और ज़्यादा डेवलप देखते हैं, उनका आकार, उनका जो कार्य करने का जो तरीके हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे चेंज हमको देखने को मिलता है। तो इसी आधार पर हमने इस काल को क्या कर दिया है, औजारों की बनावट के आधार पर 3 कालों में विभाजन कर दिया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके अलावा नवपाषाण काल। तो पहले हम यहाँ पर पुरापाषाण काल को समझते हैं, और साथ में हम भी मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल को। तो जो पुरापाषाण काल है, इसमें क्या होता है कि आदि मानव, यानी जो पहले अगर हम जो आज जो हम वर्तमान में हम अपने स्थिति देखते हैं, यानी मानव की स्थिति देखते हैं, तो ये इस प्रकार से नहीं थी पहले। ये काफ़ी अल्प विकसित एक प्रकार से कह सकते हैं, या हम एक आदि मानव, अगर हम आदि मानव बोलते तो एक हमारे दिमाग में एक चित्र बन के आता है कि जिस प्रकार से हम बंदरों को देखते हैं या कई जानवरों को देखते हो, तो इस प्रकार की इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है। तो आदि मानव की उत्पत्ति जब होती है, उसको माना जाता है कि अफ्रीका में आदि मानव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है अफ्रीका महाद्वीप में, और वहीं से पूरे विश्व में आदि मानव जो था फिर फैला, वहाँ से इधर उधर खाने की तलाश में गए, और आज जो वर्तमान में इतनी जनसंख्या जो हम देख रहे हैं, तो उस की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, वहीं से मानी जाती है। तो पुरापाषाण काल में क्या होता है कि आदि मानव की उत्पत्ति का काल माना जाता है, या आदि मानव की उत्पत्ति यही पुरापाषाण काल में मानी जाती है। और साथ में जो आदि मानव की तो उत्पत्ति हो जाती है पुरापाषाण काल में, लेकिन उसकी स्थिति कैसी थी कि यायावार का मतलब होता है भटकती, एक प्रकार से हम इसको कहते हैं कि भटकना, यानी भटकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा है। तो क्यों, क्योंकि खाने की वजह से। पहले जो आदि मानव था, या बंदर के रूप में हम कहते हैं उसको, तो बंदर के रूप में वो पेड़ों पर निवास करता था। धीरे धीरे वो पेड़ों से नीचे उतरना शुरू करा, फिर जमीन पर आया, और जमीन पर आके उसने पहले 4 हाथ पैरों से चलना शुरू किया। उसके बाद से फिर वो 2 पैरों पर खड़ा हुआ। तो धीरे 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 इसी प्रकार से वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर देख गया। तो उसी को हम यायावार स्थिति मानव की कही जाती है, आदि मानव की कही जाती है। और दूसरा जो आदि मानव है, इसकी जो जीवन प्रक्रिया उस पर रही, तो उसमें शिकार पर आधारित इसकी जीवन प्रक्रिया थी। यानी ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, एक दूसरे को मार कर अपना भरण पोषण ये करते थे, चाहे वो जानवर हो, इसके अलावा कुछ भी हो, पशु पक्षी जो इनको मिले उसका शिकार करके ये अपना भरण पोषण किया करते थे। साथ में क्या होता है कि एक हस्त कुठार, यानी हैंड एक्स इसको कहा जाता है। यानी हस्त कुठार, ये हैंड एक्स जो होता है, कुल्हाड़ी होती है हैंड एक्स। तो इसकी जो फर्स्ट जो ये हैंड एक्स है, इसका जो खोज होती है वो होती है हमारे औजार की कर्नाटक के पल्लवर। यानी कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम क्या है, पल्लवर। और ये पल्लवर में एक हमारे क्या है, पुरातत्वविद है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में इस हैंड एक्स की खोज करी जाती है। कहाँ से, कर्नाटक के पल्लवर से। तो कर्नाटक में एक पल्लवर नाम का स्थान है, वहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा क्या करा जाता है, 1863 ईस्वी में इस हस्त कुठार या हैंड एक्स की प्रथम बार क्या करी जाती है, खोज करी जाती है। और कहाँ से करी जाती है, कर्नाटक से करी जाती है। और कब करी जाती है, ये 1863 में। और साथ में इस काल में क्या होता है, आदि मानव क्या है, समूह में रहना इसको पसंद नहीं था, या समूह में नहीं रहते थे ये लोग, यानी समूह में निवास नहीं करता था आदि मानव। कौन से काल में, पुरापाषाण काल में। ये अकेले रहता था, अकेला इधर उधर भटकता रहता था। तो समूह में ये लोग नहीं रहा करते थे। कौन से काल में, पुरापाषाण काल में। और आगे आदि मानव की क्या होता है,
आग से परिचित हुआ मतलब इस पुरापाषाण काल में क्या हो जाता है, आदि मानव आग से परिचित हो जाता है, लेकिन व्यापक रूप पर इसका प्रयोग नहीं करता है। यानी आग से ये परिचित तो हो जाता है यहाँ पर आदि मानव इस पुरापाषाण काल में ही, लेकिन इस आग का प्रयोग व्यापक रूप से नहीं करता है। या एक बार कहें तो हम कि इस आग के बारे में देख तो लिया था आग को आदि मानव ने, लेकिन ये आग है क्या या इसका प्रयोग क्या हो सकता है, इसको कुछ भी पता नहीं था उस आग के बारे में। आगे आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि यहाँ जिस प्रकार से हम मानव यानी आदि मानव की स्थिति देखते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर हमको चेंज कर देखने को मिलती है। जैसे कि इस मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि आदि मानव ने समूह में रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी पहले जैसे अकेले इधर से उधर भटक रहा था आदि मानव, उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में क्या हो जाता है कि इसने समूह में रहना यहाँ पर शुरू करता है यहाँ पे आदि मानव। यानी ये इकट्ठा होकर एक रहना शुरू कर दिया इन्होंने, यानी एक दूसरे के साथ रहना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और आदि मानव ने पशुपालन की शुरुआत यहाँ पे कर दी थी, कहाँ पे, मध्य पाषाण काल में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसको ब्लैक कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आदि मानव ने पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में करी, तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है आदि मानव के द्वारा। और सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया गया आदि मानव के द्वारा, उस पशु का नाम क्या है, कुत्ता। यानी कुत्ते को सर्वप्रथम आदि मानव के द्वारा इस मध्य पाषाण काल में क्या करा गया, यानी उसको पाला गया, यानी उसका पशुपालन के रूप में किसको, कुत्ते को यहाँ इन्होंने पहला पालतू जानवर बनाया, किसने, इस आदि मानव ने। और साथ में क्या कर दिया था, समूह में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। और आगे यहाँ पे जो औजार थे, अब यहाँ औजारों की क्या होता है, जो आकार है वो छोटा हो गया। यानी यहाँ जो पुरापाषाण काल में जिन औजारों का, यानी पत्थरों का, एक प्रकार से कहें तो पत्थरों का डायरेक्टली वो यूज कर लेते थे इस पाषाण काल में। यानी ज़्यादा पता नहीं था उनको इस पत्थर को अगर हम क्या कर सकते हैं, धार भी लगा सकते हैं, इसको पतला भी किया जा सकता है, इस प्रकार से इसको शेप दी जा सकती है, ऐसा आकार से इसको बनाया जा सकता है। यहाँ इनको कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल होता है, यहाँ पे थोड़ा इसका जो कहें तो हम इसका मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट हो चुका था थोड़ा इस मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ इन्होंने एक तो पशुपालन शुरू कर दिया, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुत्ते को प्रथम पालतू बना लिया, इसके अलावा समूह में रहना कर दिया। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जो औजारों का आकार है वो छोटा हो गया। यहाँ पे छोटा क्यों हो गया, क्योंकि सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है इसको, इस आकार मतलब आकार इसका छोटा होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इनके जो औजारों में चेंज आ गए। आप भारी भरकम और पत्थर का क्या औजार लेके नहीं जाता था, लेकिन कुछ छोटा आकार इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। पत्थरों से बन जो ये औजार बनाते हैं उनको थोड़ा इन्होंने छोटा कर दिया और उनको थोड़ा कुछ धारदार बना दिया। तो उन्हीं को हम क्या होता है, औजारों का आकार छोटा हो गया, जिस कारण से इसको हम सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। यानी मध्य पाषाण काल को किस नाम से और जाना जाता है, सूक्ष्म पाषाण के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूसरा यहाँ पे मध्य पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल का क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। यानी इस जो मध्य पाषाण काल है हमारा, उसको इस प्रागैतिहासिक काल का क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसका संक्रमण काल कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का संक्रमण काल कहा जाता है। किसको, इस मध्य पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल का संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। ये नोट लिखा हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले हम इस नव पाषाण काल को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने पुरापाषाण काल देखा, इसके अलावा मध्य पाषाण काल देखा। अब हम इसको नव पाषाण काल को देखते हैं। जैसे कि नव मतलब नया होता है, या इसको नियोलिथिक भी कहा जाता है। नियो मतलब ये यूनानी शब्द है, नियोलिथिक का मतलब होता है जो नया होता है, नवीन होता है, उसी को हम नियो कहते हैं या नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण का मतलब है कि नया पत्थर से समझ लीजिए इसको आप। तो नव पाषाण काल में क्या होता है, एक बड़ी घटना होती है। वो घटना क्या होती है कि आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग करना क्या कर दिया, आदि मानव ने शुरू कर दिया। एक प्रकार से मानव ने क्या कर दिया, आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग करना यहाँ पे शुरू कर दिया। उस आग का क्या प्रयोग किया, सबसे पहले इसने भोजन पकाने में उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पता चल गया कि इससे भोजन को पकाया जा सकता है। दूसरा, इसने जंगलों को साफ करने में उस आग का प्रयोग करने लग गए हैं, कि जंगल बहुत भयानक जंगल हुआ करते थे उस टाइम पे। आज तो कहाँ जंगल रह गए, तो उस वक्त बहुत भयानक जंगल यहाँ पे देखने को मिलते थे। तो उस जंगल को साफ करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इस आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से क्या कर दिया इन्होंने, आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है इस नवपाषाण काल में। तो अगर प्रश्न बनता है कि आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग कौन से काल में करा गया, तो नवपाषाण काल में क्या करा गया, आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग करा गया, या भोजन पकाने के लिए किया गया, जंगल साफ करने के लिए करा गया मानव के द्वारा। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समूह में रहना शुरू कर दिया था यहाँ पे मध्यपाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हो गया कि स्थायी बसावट तथा कृषि, ये दो चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान रखना कि स्थायी बसावट हो गया, दूसरे में साथ में कृषि करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया मानव ने। यानी क्या कर रहा है इस नवपाषाण काल में, एक तो स्थायी बसावट, यानी एक जगह पर रुक कर
कई महीनों तक, कई सालों तक एक जगह पे रहकर, ये रुक कर क्या करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया। और दूसरा क्या कर दिया कि वहाँ पर अगर रहेंगे एक जगह पर, अगर जैसे आज एक गाँव बसता है तो उस गाँव में कई सारे घर होते हैं, स्थायी निवास होते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी एक जगह पर बसावट शुरू कर दी और साथ में जहाँ रह रहे वहाँ कृषि करना इन्होंने शुरुआत कर दी। यानी कृषि करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। कौन से काल में? इस नवपाषाण काल में क्या कर दिया, कृषि करना यहाँ पे शुरू कर दिया। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक पहिए का आविष्कार, यानी पहिए का आविष्कार भी किस काल की? नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार किसके द्वारा करा जाता है? इस मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार कर दिया गया। जो पहिया आज हम देखते हैं, जो आज हम गाड़ियाँ देखते हैं, इस पहिए का आविष्कार आज नहीं, ये बल्कि कब हुआ था? नवपाषाण काल में इस पहिए का क्या किया गया? आविष्कार किया गया। और किसके द्वारा किया गया? इस आदि मानव के द्वारा कराया गया। जो पहले पाषाण काल में आदि मानव था, फिर थोड़ा उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ, मध्य पाषाण काल में आया, फिर उसके बाद से थोड़ा और उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, यानी मानसिक विकास हो गया। तो उस मानसिक विकास के द्वारा ही इसने क्या करा गया, इसके द्वारा पहिए का आविष्कार कर दिया गया। और इस पहिए का आविष्कार करने के बाद इसका प्रयोग तो बाद में धीरे 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 इसका प्रयोग हम आज वर्तमान में इतना डेवलप हो चुका है, ये पहिया हमें आज एक देश से दूसरे देश में ले जा रहा है और दूसरे देश से यहाँ ले आ रहा है। तो ये इस पहिए की ही शुरुआत कहाँ से हो रही है? कहाँ? नवपाषाण काल से इस पहिए की शुरुआत होती है। दूसरा यहाँ पर मृत भांड का निर्माण करना इन्होंने शुरू कर दिया। यानी मृत भांड का मतलब क्या है? यहाँ से मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। कहाँ? इस नवपाषाण काल में इस आदि मानव के द्वारा यहाँ पे क्या करा जा रहा है? मिट्टी के बर्तन यानी मृत भांड का निर्माण किया गया। और इस मृत भांड का निर्माण कहाँ से? नवपाषाण काल में इनकी शुरुआत होती है। आदि मानव इस काल में क्या होता है? खाद्य संग्राहक बन गया। यानी जो आदि मानव था इस काल में, नवपाषाण काल में क्या हो गया? ये खाद्य संग्राहक बन गया। यानी खाद्य संग्राहक का क्या मतलब है? खाद्य मतलब भोजन, जो भी है, गेहूं है, गेहूं हो गया, इसके अलावा हमारे धान हो गए, जौ हो गया, जो भी हमारी ये फसलें होती हैं, ये खाद्य के अंतर्गत आ जाती है या खाद्य सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। और संग्राहक का क्या मतलब है? संग्रहण करना, किसी चीज को इकट्ठा करके रखना या भंडारण करना, उसी को संग्राहक कहा जाता है। तो आदि मानव ने इस काल में क्या कर दिया? खाद्य संग्राहक बन गया। यानी अपने खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने क्या कहा? भंडारण करना शुरू कर दिया, यानी संग्रहण करना शुरू कर दिया। यानी एक जगह पे किस प्रकार से आज हम गोदाम देखते हैं अपने घर में, हम 1 महीने या 2 महीने का राशन इकट्ठा करके रखते हैं खाने के लिए, या 1 साल का भी रख लेते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया? अगर स्थायी बसावट तो शुरू कर दी, साथ में कृषि करना शुरू कर दिया। उस कृषि से जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, उसका उन्होंने क्या कर दिया? संग्रहण करना शुरू कर दिया, भंडारण करना शुरू कर दिया इस नवपाषाण काल में। और दूसरा यहाँ पे सर्वप्रथम इनके द्वारा एक धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उस धातु का नाम है तांबा, या इसको ताम्र कहा जाता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि इस नवपाषाण काल में धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? इस आदि मानव के द्वारा, या मानव के द्वारा कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि एक तो तांबे का प्रयोग किया जा रहा है। कौन से काल में करा जाता है? नवपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। और ये सर्वप्रथम धातु थी जो मानव के द्वारा क्या करी जा रही है? प्रयोग करी जा रही है। यहाँ पे कुत्ते को पालतू बनाया जा रहा है इस नवपाषाण काल में। नहीं, यहाँ पे कुत्ते को मध्य पाषाण काल में यहाँ पे क्या करा जा रहा है? पालतू बनाया जा रहा है कुत्ते को यहाँ पे मध्य पाषाण काल में। लेकिन कृषि की और स्थायी बसावट यहाँ पर नवपाषाण काल में शुरुआत करी जा रही है। और साथ में यहाँ पे मृत भांड और इसके अलावा पहिए के आविष्कार यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इस मध्य पाषाण से जो भी संबंधित था यहाँ पे हमने देखा। आगे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को भी यहाँ पर समझते हैं। इस नोट में क्या है कि ये हमारा वैसे पाषाण काल से ही संबंधित थे, छूटे हुए कुछ फैक्ट थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नोट में लिखा हुआ है कि प्रथम मानव जो आग से परिचित हुआ उसका नाम होमो इरेक्टस था। यानी जो प्रथम मानव था जो इस आग से परिचित हुआ, उसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस। यानी होमो इरेक्टस नाम का मानव जो था वो पहले सर्वप्रथम किस से? आग से परिचित हुआ। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम कौन सा मानव आग से परिचित हुआ, तो कौन सा मानव परिचित होता है? होमो इरेक्टस। यानी होमो इरेक्टस नाम का जो मानव था वो किससे परिचित होता है? सर्वप्रथम आग से परिचित हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में रामापेथिकस, तो भारत में रामापेथिकस मानव के साक्ष्य मिलते हैं। यानी भारत में कौन से मानव के साक्ष्य मिलते हैं? इसका नाम है रामापेथिकस। रामापेथिकस, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये काफ़ी नीचे लिखा हुआ है। तो इस रामापेथिकस मानव के साक्ष्य मिलते हैं भारत में। और ये कहाँ मिलते हैं? ये शिवालिक हिमालय में हमको देखने को मिलते हैं। यानी शिवालिक हिमालय हमारा नवनिर्माण, यानी सबसे नया नवीनतम हिमालय पर्वत का क्या भाग माना जाता है? जो क्या होते हैं यहाँ पे, क्या होता है? इस रामापेथिकस मानव के क्या मिलते हैं? शिवालिक हिमालय में हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये एक रिचर्ड, अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो रिचर्ड लेवी नाम के क्या है? पुरातत्वविद है। इन्होंने इस रामापेथिकस मानव के साक्ष्य की खोज करी। कहाँ पे?
हमारे भारत में, और वो भी कहाँ करी, हिमालय यानी शिवालिक हिमालय में इसकी खोज करते हैं रिचर्ड लेवी। और कब करते हैं, 1924 में। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 1924 लिखा हुआ है। रिचर्ड लेवी इनका नाम है, रिचर्ड लेवी के द्वारा इस रामापैथिक इस मानव की क्या करी जाती है, भारत में इसके साक्ष्यों की खोज करी जाती है, और शिवालिक हिमालय से इसकी साक्ष्यों की खोज करी जाती है इस रामापैथिक इस मानव की। तो आज हमने समझा यहाँ पे इस इतिहास के जो टॉपिक था उसके अंदर हमने प्रागैतिहासिक काल को समझा है केवल। इसके अलावा हम आध्यात्मिक काल को देखेंगे, इसके अलावा ऐतिहासिक काल को देखेंगे, और साथ में इन कालों से जो संबंधित हमारी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, उनको भी देखेंगे। इनसे संबंधित जो स्थल हैं उनको भी देखेंगे। आगे एक एक करके हम सारे टॉपिकों को समझेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही था। और आज के जो हमारा टॉपिक था उसमें से हमारा एक प्रश्न आपसे है कि अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें। तो हमारा एक तो प्रश्न यही है कि जो रामापैथिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं वो कौन सी जगह से मिलते हैं भारत में। और दूसरा हमारा आपको ये बताना है कि पल्लवर, कर्नाटक का जो एक पल्लवर स्थान है, वहाँ से कौन से सन में क्या मिलेंगे, पुरापाषाण कालीन औजार यानी औजार हैंड एक्स की खोज करेगी। तो दो प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है हमारा आपसे कि जो हमारे रामापैथिक इस मानव है उसकी खोज, उसके साक्ष्यों की खोज किसके द्वारा करी गई। तो ये तीन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और आप जरूर इसका आंसर करें हमें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप ये भी बताएं आपको कैसा ये लग रहा है सीरीज। इसके अलावा इससे कोई संबंधित आपका प्रश्न हो वो भी आप हमको जरूर बताएं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो इसके आएगी, इसके अब पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद।